जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान की एक और कामयाबी फतेह 2 मिसाइल की बात कर रहे थे। अच्छा शेख साहब, अब आपसे मैं ये सवाल करती चलूँ, जिस तरीके से नेपाल और इंडिया में सर्द जंग जो है वो शुरू हो गई है, नेपाल ने इंडिया पर कौन सी पाबंदियाँ लगा दी हैं? नेपाली वज़ीर आज़म ने इंडिया जाने से इनकार भी कर दिया है, क्यों इनकार किया है? नायाब, नेपाल और इंडिया के दरमियान ये जो सर्द जंग शुरू हुई है, जी इसमें ये जो नेपाली वज़ीर थे बालेन शाह, जिस वक्त इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे बड़ी अक्सरियत के साथ नेपाल के अंदर कामयाबी समेटी। तो नेपाल की तारीख़ में ये होता था, जिस वक्त भी कोई नेपाली वज़ीर आज़म इक़्तिदार को संभालता था, वो सबसे पहले जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको वो अपने ऑफिस में बुलाते थे, उनके साथ मुलाकात करते थे। उनके साथ मुलाकात करने के बाद वो जो अगली स्ट्रेटजी बनाते थे। आप ये समझें कि इंडिया को नेपाल की तरफ से एक एज दिया जाता था। अच्छा। ये जो नेपाली वज़ीर आज़म आए हैं, ये बेसिकली एक जेन जी से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अपनी डेवलपमेंट्स जो है तैनात होने के बाद वो शुरू की हैं और ये चाह रहे हैं कि नेपाल जो है वो इंडिया के असर रसूख से बाहर आए। इन्होंने सबसे पहले जो इक़दाम किया वो ये किया कि जब इनकी पहली जो मुलाकात थी, इन्होंने 16 मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स थे, जो एम्बेसडर थे, उसमें ईरान भी था, उसमें इसराइल भी था, उसमें चाइना भी था। इन्होंने ये किया है कि जो इंडिया को सबसे बड़ी जो चीज़ नागवार गुजरी, इन्होंने जो इंडियन एम्बेसडर से उनसे अलहदा मुलाकात करने की बजाय जो तारीख़ में होता आ रहा था, इन्होंने ये किया कि तमाम जो एम्बेसडर थे 16 मुल्कों के, उनको इकट्ठा बुलाया। उसमें इसराइल के एम्बेसडर भी थे, उसमें चाइना के भी थे, उसमें जो पाकिस्तान के भी थे और इंडिया के भी थे। इन्होंने तमाम के साथ जो है वो इकट्ठे जो है ना मुलाकात की। तो ये चीज़ इंडिया को नागवार गुजरी। इनका और इंडिया का जो बॉर्डर है वो समझे कि एक ओपन बॉर्डर जो है ना उसको तस्वर किया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले ये इक़दाम किया कि जो नेपाली जो नंबर प्लेट की गाड़ियाँ थी, आपको पता है नेपाल के अंदर जो वार की वजह से जो ऑयल की शार्टेज चल रही है, तो इन्होंने ये सबसे पहला कदम ये उठाया कि इन्होंने उनको ऑयल देना बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, इनके पास तेल के रिजर्व मौजूद हैं। तो नेपाल एक छोटी इकॉनमी है। जो इनके जो बॉर्डर के साथ जो इलाके लगते थे, वो लोग इनकी टेरिटरी में आके ऑयल वगैरह अपनी गाड़ियों में डलवा के वहाँ से चले जाते थे। तो इन्होंने ये अपना गुस्से का इजहार इस तरह किया कि इन्होंने उनको तेल देना बंद कर दिया। उसके बाद नायाब इन्होंने ये क्या किया कि जो नेपाल से जो चाय जो एक्सपोर्ट होती है, जो इंडिया के अंदर आती है, तो इन्होंने ये किया कि उस चाय के ऊपर भी जो है ना वो पाबंदियाँ लगा दी। आप ये देखेंगे कि तो ये अगर आप इसकी नेपाल की हिस्ट्री उठा के देखें, नेपाल की जो चाय का सबसे बड़ा ख़रीदार है वो इंडिया है। इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया है कि पहले कंटेनर वहाँ आप आएगा, कंटेनर आने के बाद उसके जो सैंपल्स लिए जाएंगे, सैंपल्स लेने के बाद वो लेबॉर्ट्री में जाएंगे, फिर वो 14 दिन वहाँ कंटेनर खड़ा रहेगा। 14 दिन खड़ा रहने के बाद वो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये जो कंटेनर जो अंदर आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ नेपाल ने ये किया था कि जो भी नेपाल के लोग थे, जो अपनी ज़रूरत की अशिया थी या जो भी सामान जो इंडिया से नेपाल जाता था, तो वो इंडिया से जो को रोज़ाना की बुनियाद पे वो समझ लें कि मिलियंस का जो सामान जो इंडिया से नेपाल के अंदर जाता था। तो नेपाली वज़ीर आज़म ने ये सबसे पहले ये किया कि वो जो इंडिया से सामान जो नेपाल के अंदर जाता था, इन्होंने उस पर जो है ना वो ड्यूटी लगा दी। उन्होंने ये कहा अगर 100 रुपये का सामान है तो वो आप लेकर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा का सामान है उस पर उन्होंने जो सामान की नोयत थी उसके हिसाब से 5% से लेके 80% तक ड्यूटी लगा दी। और ये भी बात इनको नागवार गुजरी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त नेपाल के वज़ीर आज़म जो ये जीते थे इलेक्शन, और उसके बाद जब उन्होंने अपना मनसब संभाला तो मोदी ने इनको दावत दी कि आप इंडिया आएँ। तो
लेकिन जो उनके नेपाल के वज़ीर आज़म हैं उन्हें बड़े वाज़े तौर पे कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मई के बाद देखूंगा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो चाइना के एम्बेसडर हैं, जो चाइना के डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी दावत दे के चाइना से बुलाया जा चुका है। नेपाली वज़ीर आज़म मुलाकात कर चुके हैं। जो अमेरिकन के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी वहाँ से जो है ना दावतनामा दे के उनको बुलाया जा चुका है, उनके साथ भी उनकी मीटिंग हो चुकी है। लेकिन जब इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो नेपाल के वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं, उन्होंने इंडिया को मई के बाद का टाइम दिया। अब ये जो चीज़ें हैं आप ये देख रहे हैं, जिस तरह के एक मोदी का एक ये नारा था अखंड भारत का, वो हमें ये नज़र आ रहा है। भूटान भी उसके असर से निकल चुका है, बांग्लादेश भी उसके असर से निकल चुका है। अब हमें ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि नेपाल भी उस असर से हमें बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये जिस तरीके से हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। ये जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है, इसमें इसराइल की हिमायत करने पर भारत को इंतहाई शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। इसराइल की हिमायत करने पर ये जो इजलास था, इसकी प्रेस ब्रीफिंग क्यों जारी नहीं की जा सकी, और इसराइल की हिमायत करने पर इस इजलास के 10 ममालिक ने किस तरह से इंडिया की मजम्मत की है? बिल्कुल नयाब, ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के हवाले से। और हमने ये देखा कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई, ब्रिक्स की मीटिंग, क्योंकि अभी जो मौजूदा जो प्रेसिडेंट है जो ब्रिक्स का, वो इंडिया है, तो प्रेसिडेंट होने के नाते इंडिया के अंदर 27 अप्रैल को ये मीटिंग होती है और 11 ममालिक इस ब्रिक्स के जो ना मेंबर हैं, जिसमें ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, इस तरह बड़े ममालिक हैं। उनके जो डिप्लोमेट्स थे, उनके जो वज़राए ख़ारजा थे, जो वो इस मीटिंग के में शामिल हुए और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे उस मीटिंग के दौरान इसराइल की मज़म्मत की, इसराइल के हमले की मज़म्मत की। जिस तरीके से, क्योंकि ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, उन्होंने ईरान के साथ जो इज़हार यकजहती का जो ज़ाहिर की, और उसके साथ साथ उन्होंने जो इसराइल का जुल्म था, इसराइल की बर्बरियत थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक 10 ममालिक जो थे, ये 11 मुल्क हैं टोटल ब्रिक्स के मेंबर। उसमें मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त इंडिया प्रेसिडेंट है और 10 ममालिक उसके अलावा हैं। और इन 10 ममालिक ने बड़ा वाज़े तौर पे हर फोरम पे और हर जगह ये कहा कि इसराइल ने जो जुल्म किया और जो बर्बरियत की, जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की, उसकी हम जो है ना मज़म्मत करते हैं, और इसके जो ब्रिक्स भी जो है ना इसकी मज़म्मत करता है। लेकिन आपने ये देखा था जिस वक्त ये जंग शुरू हुई, जंग शुरू होने से पहले नयाब हमने ये देखा था, मोदी जो उनकी जो कैंसेट है वहाँ खड़े होकर ये बड़ा वाज़े तौर पे कह रहे थे कि इंडिया इज़ मदरलैंड, इसराइल इज़ फादरलैंड। और उसके बाद जिस वक्त हमने ये देखा इसराइल के ऊपर हमला किया गया, ईरान के ऊपर हमला किया गया इसराइल की तरफ से, उस वक्त भी मोदी खामोश थे। उस वक्त जब हमने ये देखा कि ईरान के जो लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनको शहीद किया गया, उस वक्त भी मोदी खामोश थे। जिस तरीके से इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत के साथ बमबारी की ईरान के ऊपर, उस वक्त भी हमें मोदी खामोश नज़र आए। जिस वक्त हमने ये देखा कि ईरान के अंदर जो मिनाब के अंदर शजरा तैयबा स्कूल में 168 बच्चियों को शहीद किया गया, उस वक्त में मोदी हमें खामोश नज़र आए। मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने पहला राब्ता ईरान के साथ उस वक्त किया जिस वक्त इन्होंने अपने ऑयल टैंकर आबना हुर्मत से गुजारने थे। तो ब्रिक्स की तरफ आते हैं। ब्रिक्स में 10 ममालिक ने इसराइल की बिल्कुल बड़े शदीद अल्फाज में मज़म्मत की, और ये जो बयानिया जारी होना था 27 अप्रैल के बाद, उसमें हमने ये देखा कि उस बयानिए को इंडिया ने बतौर सदर रोका। आप ये देखें 27 अप्रैल को जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जब भी ब्रिक्स की मीटिंग होती है उसके बाद ये होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर ब्रिक्स अपना एक एलामिया जारी करता है। लेकिन हमने ये बड़ा वाज़े तौर पे देखा, ये जो 27 अप्रैल की मीटिंग हुई है इसमें ब्रिक्स की तरफ से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। इसमें इंडियन हटदर्मी, इंडिया जो इसराइल की जो बर्बरियत है गज़ा के ऊपर, दूसरे मुस्लिम ममालिक के ऊपर, जो ईरान के ऊपर जो जुल्म किया गया है,
इंडिया उसके साथ बड़ा वाज़ेह तौर पे हमें खड़ा नज़र आया। और इन 10 ममालिक ने ये इंडिया की भी मज़म्मत की और इसराइल की भी मज़म्मत की, और इंडिया ये चाह रहा था कि ये जो इलामिया है इसको इसराइल का नाम ना लिखा जाए और इसको जो है ना वो नरम कर दिया जाए। तो ये 10 ममालिक जो ब्रिक्स के ममालिक थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा अगर ये एलामिया जारी नहीं होगा तो हम बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं करेंगे। तो ये नायाब, ये जो इंडिया की सफारतकारी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। हम इसको देखते हैं, अब जो 10 और 11 मई को एक और इजलास होने जा रहा है ब्रिक्स का, उसमें जो चाइना ने, रशिया ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान जारी किया है कि इसमें हमारे वज़राए ख़ारजा आएंगे। उसके बाद हम सितंबर में देख रहे हैं कि ये इनके ब्रिक्स के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, अगला प्रेसिडेंट भी चुना जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से इसराइल के साथ इंडिया खड़ा हुआ है और इसराइल को और इंडिया को जिस तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है हर महाज के ऊपर, ब्रिक्स के 10 ममालिक ने इनकी बड़े शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अच्छा सर, जिस तरीके से यूएई है ये इनका गठजोड़ सामने आया है इसराइल के साथ, इसराइली फ़ौज जो है वो यूएई पहुंच गई है और इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यूएई में लगाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बात को किस तरह से देखते हैं आप? नयाब, ये जो मामला है यूएई वाला, अब ये बड़ा समझे कि एक ऐसी स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से यूएई, इसराइल और इंडिया का गठजोड़ हमें नज़र आ रहा है, इससे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनको बड़े शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। नयाब, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको ज़रा ले जाऊं, उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी। आपको यूएई, इंडिया और इसराइल, आपको जो आप अगर यमन वाला मामला देखें वहाँ आपको यूएई और इसराइल बिल्कुल वाज़े तौर पे एक पेज पे नज़र आएंगे। अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे, दूसरी साइड पे यमन वाले आपको यूनिफाइड जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ आपको यूनिफाइड गवर्नमेंट के साथ सऊदीया की हुकूमत नज़र आएगी, सऊदीया के साथ आपको तुर्की नज़र आएगा, आपको शाम नज़र आएगा, आपको मिस्र नज़र आएगा, आपको पाकिस्तान सऊदीया के साथ आपको पता जो हमारा स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है आपको वहाँ नज़र आएंगे। आप इसके साथ आप सोमालिया में आ जाएँ, सोमाली लैंड वाला मामला है। सोमाली लैंड जब वो यूएई आपको पता है एसटीसी को बैक करता है, जिस तरीके से एसटीसी की बैक की वजह से सोमाली लैंड ने अपनी आज़ादी का इजहार किया, अपनी आज़ादी को अनाउंस किया। हमने ये देखा कि सबसे पहले इसराइल ने उसकी आज़ादी को तस्लीम किया। सोमालिया में हमें गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी हुई नज़र आ रही है, दूसरी तरफ हमें यूएई, इसराइल और सोमाली लैंड, वहाँ की जो एसटीसी है, एक ग्रुप है जिसको ये सपोर्ट करते हैं यूएई और इसराइल, वो हमें नज़र आएगा। इसके साथ आप सूडान में देख लें, आपको सूडान में भी यही सूरत हाल नज़र आएगी। उसके साथ साथ आप जितने भी दूसरे ममालिक हैं आप वहाँ देखेंगे, आपको यूएई और इसराइल का एक गठजोड़ आपको बिल्कुल बनता हुआ नज़र आएगा। और इसी वजह से ये जो अब जो मौजूदा जो सूरत हाल बनी है, मौजूदा जो सिचुएशन बनी है, आपने ये देखा है, ये जो आयरन डोम है, अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसीलात बताता चलूँ तो ये आयरन डोम एक ऐसी चीज़ है कि ये इसराइल अपने अलावा आज तक किसी दूसरे मुल्क को इसको नहीं दिया गया। ये आयरन डोम ऐसी चीज़ है कि जिसको एक आप कह लें कि इसराइल जो है ना अपनी मोनोपोली समझता है, और इसराइल आप ये कह लें कि इनकी जो मल्टी लेयर सिस्टम है जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, उसके बाद पैट्रियट है, एरो 3 सिस्टम है, उसके बाद थॉट सिस्टम है। तो ये जो हमने ये पिछले जंग में भी देखा था, ईरान ने जिस तरह हिकमत अमली के साथ इनको डिफीट भी किया है, लेकिन इस डिफेंस सिस्टम को इसराइल जो किसी भी दूसरे, और वो मुस्लिम ममालिक कह लें, ये कभी भी नहीं हुआ। और माजी में नायाब हमने ये भी देखा था जिस वक़्त सऊदीया को और यूएई को जो F-35 तैयारे दिए जाने थे, इसराइल ने इस चीज़ की मुखालफत की थी कि किसी भी मुस्लिम ममालिक के पास F-35 जो तैयारे हैं वो नहीं होने चाहिए। जो टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक में ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। लेकिन नायाब ये हमने अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा है कि यूएई जिस तरीके से इंडिया और इसराइल के इशारों के ऊपर अपने फ़ैसले लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हमें मुस्तकबिल में ये नज़र आएगा
और ये चीज़ें बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं कि ये जो भी दुनिया में इसराइल के मफादात हैं वो अब यूएई के मफादात हैं, वही इंडिया के मफादात हैं, और यूएई हमें मुस्लिम दुनिया से बिल्कुल कटता हुआ नज़र आ रहा है। कटता हुआ नजर आएगा। तो सर ये तो फिर यूएई काफ़ी मुश्किल में फंस जाएगा, जी। क्योंकि जिस तरीके से इसराइल और इंडिया की बात करें, इनको तो हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, जैसे बिल्कुल। जैसे ये फैसले करते हैं और जैसे ये जो है अपने ही किए की वजह से खुद ही परेशान होते हैं। खैर सर, यूएई की हम बात कर रहे हैं तो ये बताइएगा कि यूएई ओपेक से बाहर क्यों निकला है? नयाब, ये जो 1974 में जद्दा में जो एग्रीमेंट हुआ था, ओपेक का जो एग्रीमेंट था, हमें उसी वक्त ये नज़र आ रहा था यूएई उस वक्त भी नाराज़ था। वहाँ यूएई जिस वक्त कतर ने ये एग्रीमेंट कराया था, ये ओपेक की तंजीम बनी थी, तो उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ शाइबा फील्ड जिसमें जो इलाका सऊदीया को दे दिया गया था, उसके साथ साथ जो कतर के साथ जो को जोड़ने वाले इलाके हैं वो सऊदीया को दे दिए गए थे। तो यूएई इसकी वजह से भी नाराज़ था। तो नयाब, अब मौजूदा सूरत हाल में ये है, ओपेक की वजह से जो यूएई है अपना सिर्फ़ और सिर्फ 3.5 बिलियन बैरल जो ऑयल है वो डेली प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा। जो इसकी रोज़ाना की डेली की कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल जो इसकी जो कैपेसिटी है वो डेली की है। अब 1.5 बिलियन बैरल ऑयल जो है वो यूएई निकाल नहीं सकता था ओपेक की वजह से, क्योंकि ये जितने भी ममालिक हैं ओपेक और ओपेक प्लस में, ये इन्होंने हर ममालिक की एक रेंज तय की हुई थी कि आप इतना ऑयल निकालेंगे, आप इतना ऑयल निकालेंगे। उसकी वजह से जो मार्केट के अंदर जो कीमतें हैं वो कंट्रोल की जाती है। और नयाब, मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, अमेरिका और इसराइल इस ओपेक और ओपेक प्लस की शुरू से मुखालफत करते हुए नज़र आए हैं। इसराइल की ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये कोशिश थी किसी तरीके से ये ओपेक टूटे। ओपेक टूटने के बाद जो मुस्लिम ममालिक हैं ये जिस तरह इकट्ठे होकर ये पैसे कमाते हैं, जिस तरीके से इन्होंने दुनिया के ऑयल को कंट्रोल किया हुआ है, ये जो है ना वो मामला ख़त्म हो। ये इसराइल की ये बहुत देर से कोशिश थी। तो अब जो हम ये देख रहे हैं, जो यूएई है इसराइल के ट्रैप में बिल्कुल हमें फंसता हुआ नज़र आ रहा है। नयाब, इनको जो यूएई को जो सबसबाग दिखाए गए हैं वो ये हैं कि यूएई 5 मिलियन बैरल जो है ना वो डेली प्रोड्यूस करेगा, और इनका एक लाइन है जो हफ्शा से डायरेक्ट जो है ना फजीरा तक आती है। तो यूएई ने इनको, इसराइल ने इनको ये कहा है, आप जो अपना जो ऑयल है इस लाइन के ज़रिए आप इंडिया को देंगे, इसराइल को देंगे, दूसरे ममालिक को देंगे। इससे आपके ये जंग में जो नुकसानात हुए हैं, जो आपकी इकानमी जो है ना तबाह हो चुकी है, इससे आपको जो है ना वो जो आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन हम ये नयाब देख रहे हैं, हम अब जो कल के प्रोग्राम में या आइंदा किसी प्रोग्राम में इसमें डिटेल पे बात करेंगे कि जिस तरीके से ये हफ्शा से जो फजीरा तक ये जो लाइन है ये कितने मिलियन बैरल ऑयल निकाल सकती है। क्या ओपेक से बाहर निकलने से यूएई को फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा? अब वक्त की कमी के बाद हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे कि ये ओपेक और ओपेक प्लस में इनमें जो दरार पड़ी है, इसका जो है आलमी जो मुईशत है और उनके उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की ईरान और ये जो अमेरिका है इसके तनाज़े के ऊपर गुफ्तगू की कि इनमें सर्द जंग जो है वो छिड़ी हुई है। जो अमेरिका ट्रंप साहब हैं वो धमकियां लगाते हैं, नाकाबंदियां जो हैं वो उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी हैं, और ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो भी कहता है जी कि हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ये जो भी करेंगे हम उसको रिटेलिएट करेंगे। इसके अलावा हमने नेपाल और इंडिया की सर्द जंग की बात की और भी डिफरेंट टॉपिक जो हैं वो हमने डिस्कस किए। तो अब ये देखते हैं जिस तरीके से इसराइल का और ये जो है यूएई और इंडिया का गठ जोड़ जो है सामने आया है, इनमें मज़ीद आगे जाके क्या तनाज़ात खड़े होते हैं देखेंगे। ये तो वक्त पे डिपेंड करता है। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।